Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, on the last lecture, we had just started chapter number 9, that is a ray optics. बट जैसे मैंने आपको बताया कि एक ये नया ही ब्रांच हम डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हमने ये फिजिक्स के अंदर 12th स्टैंडर्ड के फिजिक्स के अंदर क्या किया, तो बेसिकली वी हैड डिस्कस्ड टू ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स इन डिटेल। नंबर वन इलेक्ट्रिसिटी एंड नंबर टू मैग्नेटिज्म। तो अब तक ये जो 1 to 8 चैप्टर आपके जो थे, बेसिकली 1 to 7 चैप्टर, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के साथ लिंक्ड थे। अब ये जो 8th चैप्टर था, वो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स का जो कपल था, जो दैट इज बिहेव लाइक अ कपलिंग, तो वो तीनों को मिक्स कर रहा था, वो तीनों ब्रांच को कंबाइन कर रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब जाके 3 चैप्टर जो है, 9th, 10th एंड 11th, दिस 3 चैप्टर आर बेस्ड ऑन द एप्टिक्स। तो उसमें ये जो फर्स्ट 9 चैप्टर जो है वो दैट इज बेस्ड ऑन द रे ऑप्टिक्स, उसके बाद आएगा वेव ऑप्टिक्स और उसके बाद आएगा पार्टिकल ऑप्टिक्स। तो ये 3 चैप्टर जो है वो अभी ऑप्टिक्स के रिगार्डिंग है। तो पर्टिकुलरली रे ऑप्टिक्स में हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं, तो रे ऑप्टिक्स के अंदर हम 3 बेसिकली पढ़ने वाले हैं। नंबर वन रिफ्लेक्शन, नंबर टू रिफ्रैक्शन एंड नंबर थ्री डिस्पर्जन और डिवीजन ऑफ लाइट। तो ये 3 फिनोमिनन हम ये चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो रे ऑप्टिक्स है वो कंप्लीटली लाइट रेस के साथ कनेक्टेड है। मतलब लाइट रेस मतलब क्या हुआ, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था, लस्मी वुक्शी, तो ये जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था, उसमें से जो विजिबल रीजन है, जो विजिबल पार्ट था, दैट इज कॉल्ड द लाइट। और हमने ऐसा देखा था कि भाई उसका फ्रीक्वेंसी हाई होता है, उसका वेवलेंथ बहुत ही कम होता है, एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम लाइक दैट। तो इसका वेवलेंथ बहुत ही कम होता है, तो इसी के वजह से उसका जो पाथ हो जाता है, वो जो वेव का जो पाथ है, उसका वेवलेंथ बहुत ही कम है, तो उसका जो पाथ है हम उसको लीनियर ले सकते हैं। उसके पाथ को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन। उसको हम एज अ रे कंसीडर कर सकते हैं। वैसे वो है वेव, प्रोपोगेट कर रहा है, एज अ वेव प्रोपोगेट कर रहा है, बट उसका वेवलेंथ बहुत ही छोटा होने के कारण हम उसको एज अ लीनियरली सिंपल रे कंसीडर कर सकते हैं। और इसी के बेस पे पूरा एक ब्रांच फिजिक्स का डेवलप हुआ, दैट इज कॉल्ड द रे ऑप्टिक्स। और उसके बाद हमने कौन कौन से टाइप के मिरर्स है उसके बारे में डिस्कस किया था कि भाई 2 टाइप के मिरर्स है। नंबर वन स्फेरिकल मिरर, नंबर टू प्लेन मिरर। उसके बाद लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन हमने डिस्कस किया था। अलग अलग जो स्फेरिकल मिरर था उसके अलग अलग कंसेप्ट, अलग अलग वर्ड्स, जैसे जैसे पोल, रेडियस ऑफ द कर्वेचर, सेंटर ऑफ द कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद हमने फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते हैं, फोकल लेंथ। इसके बाद पैरेक्सियल रेज, फोकल प्लेन क्या है, अपर्चर क्या है, वो सारे चीज हमने डिस्कस किया था। और अब जाके कुछ थ्योरी, मतलब अभी जो कुछ है थ्योरी, हम ऐसे थ्योरी पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। हमने साइन कन्वेंशनल भी शायद पढ़ा होगा, वेदर वी डिस्कस द साइन कन्वेंशनल और नॉट फ्रेंड्स। यस सर, डन। हाँ, तो उसमें क्या था कि जो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस है, देखो द वेरी फर्स्ट साइन कन्वेंशन वाज वी हैव टू मेजर ऑल द डिस्टेंसेस फ्रॉम विच पॉइंट। किसी भी डिस्टेंस को मेजर करना है तो पोल। स्टार्ट करना है, पोल पोल। पोल से स्टार्ट करना है। तो पोल, आपको अगर कोई भी डिस्टेंस अगर मेजर करना है तो आपको सबसे पहले पोल को पकड़ना है, पोल से आपको स्टार्ट करना है, नंबर वन। नंबर टू, the distances in the direction of the incident ray should be taken positive, while the distances in the opposite direction of the incident ray should be taken negative। मतलब ऐसा सिंपल सोच सकते हैं कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है उसको पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है उसको नेगेटिव कंसीडर करना है, और पोल को ओरिजिन पे रखना है। ऐसा सोच सकते हो आप। नंबर थ्री, द हाइट
height above the principal axis should be taken positive and height below the principal axis should be taken negative. मतलब पॉजिटिव y डायरेक्शन के जो हाइट है उसको पॉजिटिव कंसीडर करो, नेगेटिव y डायरेक्शन के हाइट है उसको नेगेटिव कंसीडर करो, ऐसा सोच सकते हो आप। चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 7 तक, आई थिंक हमने पूरा चीज डिस्कस किया था। एम आई राइट फ्रेंड्स? हाँ सर। ओके, यहाँ पे कोई जिल करके एंटर हुआ है, हु इज दैट पर्सन? एनीबडी एंटर विद द नेम ऑफ द जिल? ओके, फ्रेंड्स, अब हम कुछ आगे बढ़ेंगे। हम रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन डिराइव करेंगे, बट ये स्टार्ट करने से पहले हम एक बार वो याद कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशनल आप देख सकते हो, ये जो कॉनकेव मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आपको मेजर करना है तो पोल से लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ता है। तो अगर कोई न्यूमेरिकल या एमसीक्यू कॉनकेव मिरर का है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है तो आपको उसको पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है? आर शुड बी टेकन नेगेटिव। नेगेटिव। उसका, हाँ, उसका फोकल लेंथ भी आपको नेगेटिव करना है। ये बात आप हमेशा माइंड में रखो। अगर साइन कन्वेंशनल में आपने गलत कर दिया तो पूरा एमसीक्यू, पूरा न्यूमेरिकल आपका गलत हो जाएगा। पर अगर इफ यू हैड बीन आस्क्ड द क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्वेक्स मिरर, then its radius of curvature should be taken positive as well as its focal length should also be considered as a positive. Is it okay, friends? यस सर। Okay. So now we are going to derive the relation between the radius of curvature and the focal length. इन दोनों के बीच में हम यहाँ पे रिलेशन डिराइव करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 8। क्या आपको क्वेश्चन नंबर 8 का फिगर दिख रहा है? यस सर। We are going to derive the relation. We are going to derive the relation with respect to the concave mirror. But उसी को हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। वैसे ये जो थ्योरी है वो आपके कंटेंट में से कैंसल है, बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछ सकते हैं। सीबीएसई वालों को ये थ्योरी करना है प्रिपेयर, गुजरात बोर्ड वालों को ये थ्योरी करने की जरूरत नहीं है। ओके, मैं थ्योरी पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, गुजरात बोर्ड वालों को जस्ट उसका जो रिजल्ट है वो याद रखना है। सीबीएसई वालों को ये थ्योरी प्रिपेयर करना है। ओके ओके। सो फ्रेंड्स, आपको ये पता होगा कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल इंसिडेंट होता है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास होगा? फोकल पॉइंट। हाँ, वो फोकल पॉइंट से पास होगा। देखो, हमारे पास यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर है। सो हियर इज दैट कॉनकेव मिरर। ये हमारा कॉनकेव मिरर है और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है। और here somewhere that should be a center of this curvature. ये पोल है। चलो, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द इंसिडेंट एंगल? कोई बताएगा? सर, एंगल बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस एंड इंसिडेंट रे। रॉन्ग आंसर। कोई बताएगा आप में से व्हाट इज एंगल बिटवीन द, बोलिए। हाँ, बराबर। एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल फॉर्म। Exactly, the angle between the incident ray and a normal drawn at the point of incident, जहां पे इंसिडेंट रे आ रहा है जिस पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है और वो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड द
एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो उसी को एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। तो भाई यहाँ पे इंसिडेंट रे तो आ गया, बट मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहां पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ये पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट जो है वहां पे मैं नॉर्मल कैसे ड्रॉ करूं, कैसे ड्रॉ करूं मैं यहाँ पे। तो मेरी बात सुनो। सपोज के ये कोई सर्कल है, तो अगर मुझे यहाँ पे सपोज के ये जो पॉइंट है, assume that at this point I want to draw the perpendicular normal, तो मैं क्या करूंगा, वहां पे पहले एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। तो मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ किया और उसको परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ करेंगे दैट इज कॉल्ड नॉर्मल, बट व्हाट ऑटोमेटिकली कहां से पास होगा, सेंटर से। वो पास होगा सी से। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकला कि अगर आप किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना चाहते हो तो उस पॉइंट को आपको किसके साथ कनेक्ट करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। परफेक्ट, उसको आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ कनेक्ट करना है। तो अगर आप उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ कनेक्ट करोगे तो ये हो गया आपका नॉर्मल। तो दिस विल बी द नॉर्मल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। चलो, क्या ये बात आपको समझ में आई फ्रेंड्स? देखो, प्लेन मिरर अगर प्लेन मिरर होता तो उसका तो नॉर्मल ड्रॉ करना बहुत ही ईजी था, उसमें तो कुछ करने का ही नहीं था। प्लेन मिरर में आपको जस्ट ये नॉर्मल हो गया, देखो ये इंसिडेंट ये इंसिडेंट पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये नॉर्मल हो गया, सिंपल ये नॉर्मल हो गया, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। बट कर्व्ड मिरर है, अगर स्फेरिकल मिरर है, तो वहां पे आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट डिसाइड करने के लिए आपको नॉर्मल तो ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे? तो अब जाके पता चल गया कि बहुत सिंपल है कि उस पॉइंट को आपको किसके साथ कनेक्ट करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से के साथ कनेक्ट कर दो। तो वो जो एंगल बनेगा, अब जो एंगल बनेगा इंसिडेंट रे का, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ कनेक्ट किया तो ये आपका हो गया नॉर्मल। और अब जो एंगल बनेगा दैट विल बी योर इंसिडेंट। चलो, क्या ये चीज आपको समझ में आई भैया? यस सर। अब हमको ये रूल पता है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी वही एंगल से, जिस एंगल पे वो इंसिडेंट किया था उसी एंगल से उसको रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ, ये वाला एंगल, तो वो कितना होना चाहिए भैया? थीटा। थीटा। थीटा है तो ये भी थीटा ही होना चाहिए। और ये पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट? फोकस। फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट। हमको ये पता है कि ये सी से शुरू करके ये पी तक का जो डिस्टेंस है वो कौन सा है? फोकल लेंथ। अरे सी की बात कर रहा हूं मैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस। इट इज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एफ से शुरू करके पी का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? फोकल लेंथ। वो फोकल लेंथ होगा। चलो भैया, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है वो कितना होगा? वो भी सेम थीटा। वो भी थीटा ही होगा। और ये वाला एंगल कितना होगा, सोच के बताओ। देखो, ये थीटा क्यों हुआ? तो ये बोले ये करस्पॉन्डेंट एंगल ऐसा, ये जेड एंगल। अब ये वाला एंगल कितना होगा, सोचो। 2 थीटा। तो ये होगा 2 थीटा। क्या ये बात आपको समझ में आया भैया? यस सर। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। ओके। सो यहाँ पे है ना, हमने पेरेक्सियल रेज अज्यूम किए हुए हैं। तो पेरेक्सियल रेज के लिए अगर ये रेज बहुत ही नजदीक है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये जो एंगल हो गए वो बहुत ही स्मॉल हो गए। फॉर पेरेक्सियल रेज थीटा इज टेंस टू 0, ये बहुत ही स्मॉल होगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट बिकॉज ऑफ दैट 2 थीटा इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। सर पेरेक्सियल रेस मतलब? द रे विच आर वेरी नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। याद है एक डेफिनेशन था पेरेक्सियल रे का, कि जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही नजदीक से पास हो रहे हैं। ये तो हमने फॉर द सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी मैंने थोड़ा बहुत दूर बताया है ये रे, इंसिडेंट रे, बट ऐसा जनरली जो मिरर में जो रेज आते हैं वो सारे पेरेक्सियल ही होते हैं। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नज़दीक से एंटर होगा ये रे, एंड बिकॉज ऑफ दैट
as a these are the paraxial ray. Because of that this theta is very small. अब सोचो कि जितना सर नजदीक आएगा ना ये रे तो इतना आपका एंगल कम होता जाएगा. सर हाँ बोलो बोलो बोलो. अरे बोलो, कुछ पूछना है किसी को? सर ये 2 थीटा किस तरह आया? हाँ वो करस्पॉन्डेंट एंगल, ये देखो जेड एंगल, ये जेड बना ना, देखो 1 2 3 बना जेड, ये देखा, तो ये अगर 2 थीटा है पूरा तो ये भी 2 थीटा होगा. आया बात समझने? दिखा? इज इट ओके नाउ? यस सर. चलो अब आप ध्यान से देखो, tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे आपका कंपास है ऐसा सोचो, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? आर्क अपॉन रेडियस. इसको पॉइंट को क्यू बोल देते हैं. तो बताओ मुझे क्या होगा अप्रोक्सीमेटली? क्यू पी अपॉन कैन आई से आर्क अपॉन रेडियस. यहाँ पे आपका कंपास ऐसा सोचो, तो ये थीटा के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस. एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस. तो यहाँ पे कंपास रखते हो तो ये आपका आर्क हो जाएगा और ये सीपी आपका रेडियस हो जाएगा. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? एंड सिमिलरली tan 2 थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 2 थीटा. क्यों ऐसा? बिकॉज एंगल वेरी स्मॉल, तो tan थीटा इक्वल्स टू थीटा, और 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा? तो यहाँ पे वापस से आर्क अपॉन रेडियस करो, तो यहाँ पे अगर कंपास डालते हो तो ये भी हो जाएगा, आर्क तो आपका क्यूपी हो जाएगा, और रेडियस अब क्या हो जाएगा बताएगा कोई मुझे? FP. तो वो हो जाएगा एफ पी. इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes, sir. Now from equation number 1 and 2, from equation number 1 and 2, तो ये 2 थीटा इज इक्वल्स टू आर्क क्यू पी अपॉन एफ पी. बट ये थीटा क्या था? इक्वेशन नंबर 1 में हमने थीटा प्रूव किया है कि भाई वो तो आर्क क्यू पी अपॉन क्या है, तो बोले सी पी है. तो ये आर्क क्यू पी दोनों साइड से कैंसल, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन सी पी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ पी. हो जाएगा भैया? यस और नो? Sir, अब बोलो. sir આપણે રેડિયસ જે નીચે FP છે આપણે એ લઈએ તો આર્ક બી સેમ સર્કલ થી લેવો પડે ને, એટલે જે ना જેનાથી मेरी 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 बात सुनो, मेरी बात सुनो. आपकी बात एकदम सही है कि यहाँ पे अगर हम कंपास रखते हैं तो ये वाला जो होगा ना वो सर्कल ऐसे कुछ फॉर्म होगा, एग्जैक्टली पी पे नहीं आएगा, कुछ यहाँ पे आएगा. यही बताना चाहते हो ना आप? यस तो ये पॉइंट में और ये पॉइंट में थोड़ा डिफरेंस रहेगा. बट मैंने क्या बोला आपको, हमने कौन से वाले रेस अज्यूम किए हुए हैं? पेरेक्सियल. तो ये पेरेक्सियल रे है, इसके वजह से ये जो डिफरेंस होगा ना वो हम निग्लेक्ट कर सकते हैं. ओके? ओके सर. तो ये डिफरेंस हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं. आपकी बात एकदम सही है कि अगर आप कंपास रखते हो तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे जो आर्क बनेगा वो आर्क एग्जैक्ट क्यूपी नहीं आएगा, क्यूपी डैश समथिंग आएगा. हाँ ये सी के लिए बराबर है, ये सी के लिए बराबर है कि भाई ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ये है, तो उसके लिए वो एग्जैक्ट आएगा. बट यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा अप्रोक्सीमेट. ओके? ओके सर. सो नाउ पुटिंग द वैल्यूज, तो आर क्यू पी कैंसल, तो 2 अपॉन सी पी, तो 2 अपॉन सी पी का वैल्यू कितना है भैया? R. आर. एंड 1 अपॉन एफ पी का वैल्यू कितना है भैया? F. एफ. तो नाउ इट इज प्रूव्ड दैट आर इज इक्वल्स टू 2f और f is equals to r by 2. So this is the relation you have to remember. तो जो गुजरात बोर्ड के बच्चे हैं उन लोगों को शायद सीबीएसई में भी इसको निकाल दिया है, तो वो जो लिस्ट था वो देख लेना एक बार सीबीएसई वाले बच्चे. तो ये जो है वो अगर है तो उसको करना है, अदरवाइज आपको रिजल्ट तो याद रखना ही है. ये रिजल्ट जो है वो आपको याद रखना ही है. इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? यस सर. Okay, so let's come to the next question. सर हाँ बोलो.
સર તમે જે કીધું કે વેવલેન્થ બહુ સ્મોલ હોય છે તો આપણે એને રે અઝ્યુમ કરી શકીએ. हाँ બટ વેવલેન્થ ભલે ને વધારે હોય તો એ વેવ તો ખાલી એક ઇફેક્ટ છે ને, એ થોડી મટીરિયલ છે, તો કહેવાય તો રે જ ને. क्या बोल रहे हो? સર એટલે વેવલેન્થ બહુ ઓછી હોય છે તો આપણે એવું અઝ્યુમ કરી શકીએ કે રે છે એ સ્ટ્રેટ લાઈનમાં છે. हाँ हाँ ओके બટ વેવલેન્થ વધારે હોય તો આપણને એવું લાગે કે વેવી નેચર છે, પણ એ તો વેવ તો એક ઇફેક્ટ જ છે ને, એ મટીરિયલ થોડી છે કે એ વેવ ના ओके પાથમાં પ્રોપગેટ देखो मेरी કરે. बात सुनो, मेरी बात सुनो. इसको आपको विजुलाइज करना है. अगर ये आपका जो क्वेश्चन है उसको विजुलाइज करना है तो एक काम करो, आप नॉन मैकेनिकल के बदले मैकेनिकल वेव को हम कंसिडर करते हैं, तो आपको ये विजुलाइज हो जाएगा. तो ये पूरा चीज आपको विजुलाइज हो जाएगा. तो एक स्ट्रिंग है आपके पास, एक स्ट्रिंग है, उसमें दो कंसीडरेशन करो. एक केस के अंदर वेवलेंथ ज्यादा है और दूसरे केस के अंदर वेवलेंथ बहुत ही कम है. अब ये दोनों को दूर से देखो, दूर से देखो, तो आप किसको ऐसा मान सकते हो कि जिसका प्रोपोगेशन स्ट्रेट मतलब एक मतलब सिंगल लाइन जैसा दिख रहा है और किसका सिंगल लाइन जैसा नहीं दिखेगा? अब सोच के बताओ तो मुझे. सेकंड को स्ट्रेट और फर्स्ट को. हाँ तो वही चीज़ है, इसीलिए इसको यहाँ पे हम इसको एज ए रे हम अज्यूम कर सकते हैं और यहाँ पे एज ए रे आप अज्यूम नहीं. प्रोपोगेशन तो हो ही रहा है, प्रोपोगेशन तो वो एक्स डायरेक्शन में ही हो रहा है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इसको रे हम नहीं कंसिडर कर सकते, इसको रे कंसिडर कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? સર બટ આમાં તો મટીરિયલ હોય છે ને, સ્ટ્રિંગ નો तो આખું મેટર हाँ હોય वही છે. तो मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रिंग के अंदर मैकेनिकल वेव के अंदर मटेरियल है तो वो आपको विजुलाइज होगा. बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसके ओसिलेशन यहाँ पे है ना, जो स्ट्रिंग है उसके पार्टिकल के ओसिलेशन हो रहा है. बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के ओसिलेशन हो रहे हैं, तो उसका इफेक्ट हमको दिख नहीं रहा है, बस उसका इफेक्ट कुछ ना कुछ इफेक्ट हमको फील तो होगा ही. जैसे हम आप ये जो लाइट देख रहे हो तो वो क्या है, तो उसका रीजन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी है, वो एनर्जी है उसके पास. तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर वेव्स के अंदर कुछ है ही नहीं, नो डाउट कोई मीडियम नहीं है, बट एनर्जी तो है, वो आप देख नहीं सकते बट फील तो कर ही सकते हो. तो जो कंसेप्ट हम मैकेनिकल वेव्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं वही कंसेप्ट हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉन मैकेनिकल वेव के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. उसको आप विजुलाइज नहीं कर पाओगे बट उसका इफेक्ट आपको फील तो होगा ही होगा. उसके पास भी एनर्जी है, वो ऐसा इमेजिनरी पार्ट, वो ऐसे इमेजिनरी नहीं है, वो रियल है. इज दैट क्लियर टू यू? હા સર, એટલે હું એ જ કહેતો હતો કે આપણે તો ખાલી એનો ઇફેક્ટ જ જોઈએ છે, પણ આપણે એને ડિફાઇન તો ના જ કરી શકીએ ને કે नहीं વેવ. डिफाइन क्यों नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि डिफाइन क्यों नहीं कर सकते, ये तो डिफाइन कर ही सकते हो. आप उसको देख नहीं सकते बट उसका देख नहीं सकते उसका मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि वो नहीं है. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये सब चीज़ आप देख नहीं सकते हो, पर उसका मतलब ऐसा नहीं कि उसको डिफाइन नहीं कर सकते, उसको आप फील नहीं कर सकते हो. वो तो है, तो वो तो रियल में है, उसके पास एनर्जी भी है. तो इस अगर देख नहीं सकते हो तो उसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते हो. है तो सही, वो है तो है, वो रियल है, वो ऐसा नहीं है कि वो इमेजिनरी है. इज दैट क्लियर? ઓકે સર. ओके चलो अब मुझे ये बताओ कि इमेज किसको बोलते हैं, इमेज का मतलब क्या हुआ. कभी आपको क्वेश्चन होगा कि ये है क्या इमेज, मतलब हम मिरर में देखते हैं तो हमको दिखाई देता है, मतलब ये है क्या, ये क्यों है, किसको इमेज किसको बोलते हैं, कोई बताएगा इमेज किसको बोलते हैं? बहुत ही फंडामेंटल है कि ये भाई इमेज क्या है भैया, इमेज का मतलब क्या हुआ. जस्ट अ मोमेंट. ओके व्हाट इज इमेज. तो मैं बताऊँ आपको इमेज क्या है, कि जब कोई लाइट रेज कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट होते हैं तो आफ्टर दैट वो ऑब्जेक्ट में से वो रेज
ऑब्जेक्ट में इंसिडेंट होने के बाद वो ऑब्जेक्ट में से बाहर निकलेंगे और मिरर में जाएंगे और मिरर में से रिफ्लेक्ट होके वो कोई एक जगह पे मिलेंगे। तो वो जो मिलेगा मिरर में से रिफ्लेक्ट होने के बाद सारे रेस जिस जगह पे मिलेंगे उसको ही उसका इमेज बोलते हैं। तो मैं आपको थोड़ा और मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा और मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या है इमेज है क्या। तो ऐसा मान लो कि ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है। और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो ये कोई पॉइंट ए है। तो आपको क्या करना है कि ए में से बहुत सारे रेज आपको इंसिडेंट करना है, अलग अलग जगह से बहुत सारे, आप जितने भी चाहे उतना इंसिडेंट कर सकते हो। और वो सब कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट पे एक दूसरे को मिलेंगे। तो जहाँ पे वो सारे आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड, वो सारे रेज ए में से जितने भी निकल रहे हैं वो सारे रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ पे मिलेंगे उस वहाँ पे उसका इमेज फॉर्म होगा। और सपोज कि ये पॉइंट बी है तो ए एंड बी के बीच में बहुत सारे पॉइंट है। तो आपको क्या करना है कि वो सारे मतलब ए के लिए जो काम किया, पॉइंट ए के लिए जो हमने काम किया वही काम आप ये बी ए एंड बी के बीच में जितने भी पॉइंट है उसमें से भी वो सेम काम होगा। और जैसे ए में से 3 रेज मैंने निकाले और सारे को मतलब सभी जो रेज हो रिफ्लेक्शन होने के बाद यहाँ पे मिले तो ए का इमेज फॉर्म हुआ। तो इसी टाइप का चीज़ आप सारे पॉइंट के लिए कर सकते हो। तो आपको ऐसे वन बाय वन आप फिर उसको सारे इमेज पॉइंट को कनेक्ट करोगे इमेज पॉइंट को, तो आपको इमेज मिल जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड द इमेज। तो इमेज इज नथिंग बट इट इज अ पॉइंट टू पॉइंट एनालॉजी बिटवीन द ऑब्जेक्ट पॉइंट्स एंड द रिफ्लेक्टेड रेज पॉइंट्स। तो ये पॉइंट टू पॉइंट एनालॉजी है और कुछ नहीं इमेज। तो लिखा हुआ है इफ rays emanating from point that is emitting, if the rays emitting from a point actually meet at another point and they meet after being reflected, they meet at other points after reflection or refraction। हाँ, अगर मिरर है तो मिरर में इमेज फॉर्म करने के लिए रिफ्लेक्शन फिनोमिनन काम आता है। वहाँ पे रिफ्लेक्शन फिनोमिनन के द्वारा इमेज फॉर्म होती है। बट अगर लेंस की बात करते हो तो लेंस में इमेज फॉर्म करने के लिए रिफ्रैक्शन फिनोमिनन होता है। बट दोनों में एक चीज़ कंफर्म्ड है कि कोई पॉइंट में से बहुत सारे रेज निकलेंगे और आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड और आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन they will meet at certain point and that is called the image। So the rays emitting from a point actually meet at another point after reflection or refraction. That point is called an image of that first point. Image is real if the rays actually meet, and it can be a virtual if we have to pretend, we have to we have to assume they are pretend to meet। देखो यहाँ पे आप ये क्वेश्चन नंबर 8 में देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अच्छा ये देखो क्वेश्चन नंबर, ये देखो ये जो कॉनकेव मिरर है वहाँ पे जो भी रेज है वो रिफ्लेक्शन होने के द्वारा यहाँ पे एक्चुअली दे आर मीटिंग। बट अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्यों डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं? इसको कन्वर्जिंग बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है सबका। और यहाँ पे जो सारे रेज आप देख सकते हो कि डाइवर्ज हो रहा है। तो ये डाइवर्जिंग मिरर है। तो वहाँ पे रेज रिफ्लेक्शन होने के बाद कभी भी एक दूसरे को मिलेगा ही नहीं, दूर दूर जा रहा है। तो आपको क्या करना पड़ता है कि आपको उसको एक्सटेंड करना पड़ता है। और यहाँ पे यू हैव टू assume they are appear to meet here। तो अगर इस टाइप का अगर appear to meet है तो उसको क्या इस टाइप के इमेज को क्या बोलेंगे हम? वर्चुअल इमेज बोलेंगे। तो जब रेज रिफ्लेक्शन होने के द्वारा एक्चुअली इफ दे आर मीटिंग then the image is said to be a real, but they are appear to be meet at certain point, then that image is assumed to be a virtual। तो इमेज क्या है तो वो मैंने आपको बताया। रियल इमेज किसको बोलते हैं वो भी मैंने आपको बताया। वर्चुअल इमेज किसको बोलते हैं वो भी मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा और दिया हुआ है रियल एंड वर्चुअल इमेज के बारे में, आप जरा देख लेना। देखो
आपको ये पता है कि अगर कोई भी पॉइंट का अगर आपको इमेज करना है फाइंड, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कोई भी पॉइंट का अगर इमेज फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कोई बताएगा मुझे? सर એટલે ખબર ના પડતી. हाँ, अगर मेरे पास कोई पॉइंट है मिरर के सामने और मुझे उसका इमेज फॉर्म करना है तो मैं कैसे करूंगा? रे डायग्राम के સર જ્યાં ફોકસ આવે ત્યાં સ્ક્રીન કોઈ મૂકી દેવાનું. શું કહો છો? સર એટલે ફોકલ પોઈન્ટ ઉપર કોઈ સ્ક્રીન મૂકી દેવાની જેનાથી આપણે દેખાઈ શકાય. ओके, अगर आपको इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है कोई ऑब्जेक्ट का, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ऑब्जेक्ट में से बहुत सारे रेज को निकालना पड़ेगा और वो सारे रेज रिफ्लेक्शन होने के बाद जहाँ पे मिलेंगे, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे देखो ए पॉइंट ए है, उसमें से 3 रेज निकाले हैं और वो तीनों रेज रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे दे आर मीटिंग, तो यहाँ पे उसका इमेज फॉर्म होगा। तो मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि कोई भी पॉइंट में से बहुत सारे रेज निकल सकते हैं और वो सारे रिफ्लेक्शन होने के बाद एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, तो ये जो पॉइंट ऑफ मीटिंग है उसको उसको इसका इमेज बोलते हैं। तो आपको एटलीस्ट कितने, अगर इमेज आपको पता करना है तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट में से एटलीस्ट कितने रेज निकालना पड़ेंगे? 2. एटलीस्ट 2, दैट शीट। उससे ज़्यादा निकाल सकते हो, बट एटलीस्ट आपको 2 रेस तो उसमें से निकालने ही पड़ेंगे, तो ही आपको पॉइंट ऑफ मीटिंग मिलेगा आपको। तो वो अब जो 2 रेज है वो कौन से ले, तो कोई भी ले सकते हो, ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि भाई आप कोई पर्टिकुलर लो, आप कोई भी 2 रेज ले सकते हो, बट कौन सा ले तो हमको ईजी रहेगा हमारे लिए। रे डायग्राम ड्रॉ करना हमारे लिए बहुत ही ईजी रहेगा, वो ऐसे हम कौन से रेज अगर कंसिडर करें तो हमारे लिए ईजी रहेगा। तो ऐसे कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी दैट आपको वही 2 रे लेने हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं है, बट हमको थोड़ा इजी रहे रे डायग्राम ड्रॉ करना, तो इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन से रे हम लेंगे तो हमको थोड़ा इजी रहेगा। तो कौन सा रे ले तो हमको इजी रहेगा? ઉપર का. तो मैं बताऊं आपको कौन सा रेस कंसिडर कर सकते हैं। तो नंबर 1, आप एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाला रे अज्यूम कर सकते हो, बिकॉज उसका रिफ्लेक्शन होने के बाद वो कहाँ से पता जाएगा वो हमको पहले से ही पता है। बोलो ये कहाँ से पास होगा? नंबर 1। સેન્ટર ઓફ કર્વેચર. तो नहीं नहीं नहीं, गंदी बात, कहाँ से पास होगा वो? અરે સર ફોકલ फोकस से। हाँ, वो फोकस से ही पास होगा। तो ये इजी रहेगा हमारे लिए, बिकॉज उसका रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा हमको पता ही है। चलो, ये अगर ये नहीं लेना है तो और एक चीज़ कर सकते हैं, और एक चीज़ कर सकते हैं। हाँ सर डायरेक्ट पुल पे. हाँ, एक और चीज़ अच्छा आपने ये बताया, पोल वाला बताया, चलो तो एक और कर सकते हैं कि भाई पोल पे पास करें। तो ये जो पोल पे आप डायरेक्टली पास करोगे इंसिडेंट रे, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट आपको सीधा पता चला जाएगा। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट के लिए नॉर्मल ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ये सी पी इटसेल्फ इज अ नॉर्मल, CP इटसेल्फ इज अ नॉर्मल। तो जितना यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फिर लगा दो और इसको रिफ्लेक्ट कर दो। ये भी ले सकते हो, तो दैट इज द नंबर 2। ये सेकंड पॉसिबिलिटी मैंने बता दिया आपको। अब थर्ड, चलो और एक चीज़ कर सकते हैं हम, है ना, एक ऐसा रे ले सकते हैं कि जो F में से पास हो रहा है। अगर ऐसा रे हम ले लेंगे कि जो F में से पास हो रहा है, F में से, तो F में से जो पास होगा वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास, वो F में से जो पास हो रहा है वो आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्शन वो कैसे होगा, कोई बताएगा मुझे? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. परफेक्ट, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये जितने भी अभी मैं कंसिडर कर रहा हूँ वो सारे का उसका रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगा वो हमको पता है, इसलिए ये हमारे लिए अच्छे रहेंगे, ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये जितने भी अभी मैंने जो डिस्कस किया वो उसका रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगा वो हमको पता है। तो इसी के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि या तो आप ये नंबर 1 लो या 2 लो, ये हो गया हमारा नंबर 3। और एक हम कर सकते हैं, एक और हमको, चलो जो सर रेज सी में से पास हो रहा है, वो जो रे अनडिविएटेड रहશે ને? जो सी में से पास होगा, देखो
तो यहाँ पे कोई मुझे बताएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या रहेगा? सेम पाथ ऊपर पाछे डिविएट। परफेक्ट। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा? तो बोले एंगल ऑफ इंसिडेंट फाइंड करने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट को सी के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट को सी के साथ कनेक्ट करोगे तो वो तो रे के ऊपर ऊपर ही आ जाएगा। मतलब ये तो नॉर्मल एंड रे वो दोनों सेम ही हो गया। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा? 0। जीरो। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो है तो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होना चाहिए? 0। उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होना चाहिए। तो ये जो रे है जो सी में से पास हो रहा है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट भी जीरो है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो है, तो उसी पाथ में से वो वापस जाएगा। तो ये जो चार जो चीज है, ये चार रे, वो हमारे लिए इजी रहेगा रे डायग्राम ड्रॉ करना। क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? टेंथ નું નોલેજ બહાર આવે છે। हाँ, तो वही तो बात है। बट मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि भले ही आप 10th में पढ़ चुके हो, बट मैं ऐसा मान के चलूंगा कि आपको कुछ भी पता नहीं है। मैं पहले से पूरा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इज इट क्लियर टू यू? યસ સર। સર આપણે ઘરે જે પ્લેન મિરર હોય છે એમાં તો ઇમેજ કીધા ફોર્મ થઈ શકે, એમાં તો બધું રિફ્લેક્ટ ના થઈ જાય, એમાં તો કશું સેન્ટર ઓફ કર્વેચર ફોકલ લેન્થ કશું હોય નહીં। हाँ, प्लेन मिरर में कैसे रिफ्लेक्शन होता है वो आप पूछ रहे हो ना? હા સર, એમાં ઇમેજ તો तो આપણને અંદર જ દેખાઈ જાય મિરરમાં। हाँ हाँ हाँ, उसका रे डायग्राम कैसे होगा आप ऐसा पूछ रहे हो? હા સર। ओके, तो चलो ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। अभी आपने पूछा है तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कि क्या हम कर पाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि भाई मुझे प्लेन मिरर के लिए रे डायग्राम ड्रॉ करके बताओ। ऐसा मैंने 10 में कभी भी नहीं देखा प्लेन मिरर का। बट पता है कि प्लेन मिरर के द्वारा भी इमेज तो फॉर्म हो ही रहा है। तो उसके लिए बताओ कि क्या होगा। ओके, चलो ट्राई करते हैं, उसमें क्या है। चलो, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ये अज्यूम कर लो कि प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, और ये जो सामने वर्टिकल पड़ा हुआ है वो क्या है हमारा? મિરર। भी दो, क्या है? મિરર। अच्छा, प्लेन मिरर। और ये कोई बंदा खड़ा है उसके सामने। ओके, तो अब वहां पे कोई ऐसा पॉइंट मुझे फाइंड करके दो कि जिसका इमेज वहां पे ही फॉर्म हो रहा है। उसका रे डायग्राम कैसे मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, एक रेस जो है ना उसको सीधा मैं पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हुआ, तो वहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करना है आपको तो आप क्या करोगे? नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो किया, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हुआ इसके लिए? 0। जीरो। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा, तो वही से वो वापस आ जाएगा। मतलब एक रे तो जहाँ पे गया वहाँ से ही वापस आ गया। इज दैट क्लियर टू यू? યસ સર। अब एक काम करते हैं, दूसरा कोई रे अज्यूम करते हैं। ये रहा दूसरा वाला, और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर सोचना है तो ये हो जाएगा। तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो तो ऐसे होगा। इसका रिफ्लेक्शन ત્યાં તો કશું દેખાશે જ નહીં મિરરમાં। नहीं नहीं नहीं, मेरी मेरी बात सुनो। अभी मैंने मैंने खत्म नहीं किया, अभी मैंने खत्म ही नहीं किया ना। मुझे खत्म करने दो, आपको सब कुछ दिखाई देगा। आप थोड़े पेशेंट रखो, मैं बता रहा हूँ आपको, पूरा चीज बता रहा हूँ। डोंट वरी अबाउट दैट। अब कोई तीसरा वाला ले लेते हैं, तीसरा वाला। अब तीसरा वाला ले लेते हैं। खत्म नहीं हुआ बात, और यू विल रियलाइज दैट मजा आ गया आपको, लगेगा कि बहुत मजा आ गया। चलो, अब ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंट तो यहाँ पे दिख रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी वही होगा। चलो, ये तीसरा वाला। યસ ये સર। बताओ कि ये जो तीन जो रिफ्लेक्टेड रे है, पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, क्या वो कभी भी मिलेंगे एक दूसरे को? નહીં नहीं। સર।
नहीं मिलेंगे, तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा? पीछे खींचना पड़े। पीछे खींचना पड़ेगा, पीछे अच्छा, खींचना ओके, पड़ेगा। आ गया બરાબર. मजा? आ गया ना मजा? હા, કોન્કેવ અને तो કોન્વેક્સ નું આખું મિક્સર આવી ગયું. हाँ हाँ, तो इसको पीछे अगर आप खींचोगे, इसको अगर आप पीछे खींचोगे तो क्या होगा भैया? दे विल एग्जैक्टली मीट हियर। और ऐसा इमेज आपको फॉर्म होगा यहाँ पे। इज इट क्लियर? हाँ, यस सर. हुआ बात क्लियर आपका? यस सर. प्लेन मिरर का जो इमेज है वो कैसा होगा? वर्चुअल। वर्ड. एंड इरेक्ट। क्या पता चला आपको? हाँ, यस सर. दूसरी बात, उसका जो साइज होगा ना, साइज उसका, वो एग्जैक्टली आपका जो साइज है उसी का साइज का इमेज आपको मिलेगा। हाँ, आया बात समझ में? यस सर. आया ना मजा? यस सर. हम्म। तो मैंने कर्व्ड स्फेरिकल मिरर के लिए कौन से रे एज ए इंसिडेंट रे ले तो हमको इजी रहेगा, वो मैंने आपको बताया। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 4 टाइप के ही रे आप कंसिडर करो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप जो भी आपकी मर्जी कर सकते हो, बट ये हमारे लिए इजी रहेगा। तो नाउ एंड ऑनवर्ड्स, whenever we are trying to draw the ray diagram, we will think about these 4 rays. We will think about these 4 rays. Is that clear to you? यस सर. Okay. तो अब यही क्वेश्चन था कि हाउ इज इट कन्वीनियंट टू ऑब्टेन द इमेज बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर। तो क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा है, एग्जाम में पूछने के लिए नहीं है बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हम कैसे, हमारे लिए इजी रहेगा कि स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्म करना कैसे हमको इजी रहेगा। तो लिखा है कि भाई वी कैन टेक एटलीस्ट 2 रेज emanating from a point on a object, trace their paths, find their point of the intersection। जो रिफ्लेक्शन होने के बाद जो उसके पाथ है उसको ट्रेस करो और उसको इंटरसेक्ट कहाँ पे है वो देख लो, तो वो आपका हो जाएगा इमेज। तो इसके लिए आपको 2 रेज आपको एटलीस्ट निकालना है। अब दिखा हुआ है इन प्रैक्टिस हाउएवर इट इज कन्वीनियंट टू चूज एनी 2 ways, but the following way are more convenient for us। और उसके बाद मैंने जो 4 रेज आपको बताए थे वो कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स दोनों मिरर के लिए, यहाँ पे कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स दोनों मिरर के लिए यहाँ पे बताया हुआ है, दोनों मिरर के लिए यहाँ पे बताया। मैंने आपको कॉन्केव के ध्यान में रख के ये सारा समझाया था, कॉन्वेक्स में भी आप सोच सकते हो, समझ सकते हो। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? इज इट ओके? यस सर. चलो क्वेश्चन नंबर 11, सीबीएसई वालों बच्चों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स में आ सकता है ये क्वेश्चन। गुजरात बोर्ड वालों बच्चे के लिए ये क्वेश्चन प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये सीबीएसई का मुझे देखना पड़ेगा कि ये निकाल दिया है कि नहीं है, बट अगर है तो ये इंपॉर्टेंट है, नहीं है तो फिर उसका खाली कंक्लूजन याद रखो। तो अब मैं मिरर फार्मूला डिराइव करने वाला हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 में तो जस्ट रे डायग्राम है, कोई ऑब्जेक्ट का इमेज का रे डायग्राम है, और उसी रे डायग्राम का यूज करके यहाँ पे हम इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के बीच में हम रिलेशन निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 तो जस्ट एक रे डायग्राम है, इमेज कैसे फॉर्म होता है, और वो ऑलरेडी हमको 12 में करना ही है, वो 12th में तो करना ही है, मतलब 11 की तो मतलब ज़रूरत ही नहीं है, वो 12 में आ ही जा रहा है। 11 का क्वेश्चन तो 12th क्वेश्चन में आने वाला ही है, आ ही रहा है। तो 12th क्वेश्चन 4 मार्क्स में, जिसके सिलेबस में है वो करो, जिसके सिलेबस में नहीं है वो ना करो, जस्ट उसका कंक्लूजन याद रखो। और वैसे भी कंक्लूजन भी आपको पता ही होगा, ये 10th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। वी आर गोइंग टू डिराइव द मिरर फॉर्मूला। इसको गॉस इक्वेशन भी बोल सकते हैं। गॉस बहुत मल्टीपर्पज, वो आदमी बहुत मल्टीपर्पज था, उसने मैग्नेटिज्म में भी काम किया, इलेक्ट्रिसिटी में भी काम किया, ऑप्टिक्स में भी काम किया। इसको गॉस इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो गॉस लॉ फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, गॉस थियरम फॉर द मैग्नेटिज्म, गॉस इक्वेशन फॉर द ऑप्टिक्स। तो अब हम ये थ्योरी डिस्कस करेंगे, मैं पूरा डायग्राम ड्रॉ करके देता हूं आपको,
तो आपको पता चले कि कैसे इमेज फॉर्म करना होता है। हम कॉनकेव मिरर को ध्यान में रख के ये फॉर्मूला डेरिवेशन करेंगे। कॉनकेव मिरर को ध्यान में रख के हम फॉर्मुलेशन करेंगे, बट द सिमिलर थिंग इज एप्लीकेबल फॉर द कॉन्वेक्स मिरर एज वेल। कॉन्वेक्स के लिए भी वो इतना ही वैलिड है। तो लेट्स डू इट। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो है वो कॉनकेव मिरर है। मैं कॉनकेव मिरर को ध्यान में रख के ये पूरा प्रूव कर रहा हूँ, बट मैंने आपको बताया कि कॉन्वेक्स में भी ये फॉर्मूला वैलिड है, हम प्रूव कर सकते हैं सेम थिंग। चलो मुझे ये बताओ, ये क्या है? ये क्या है बताओ, कोई बताएगा ये क्या है? कॉनकेव मिरर। नहीं, ये क्या है? ये पॉइंट पोल। पोल पोल। पोल। और यहाँ पे कहीं पे क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में अब कह सकता हूँ मैं, एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में क्या है? फोकस। फोकस। अच्छा, और मान लो, ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट तो मिरर के सामने ही रखेंगे ना, मिरर के पीछे थोड़ी रखेंगे, मिरर के पीछे थोड़ी रखेंगे। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब मुझे है ना ए का इमेज फाइंड करना है, मुझे ए का इमेज फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, ए में से मैं कितने रेज निकालूंगा? एटलीस्ट 2। एटलीस्ट वी शुड इंसिडेंट 2 रेज ऑन द मिरर फ्रॉम द पॉइंट ए। मैं 3 करूंगा, चलो मैं है ना 3 रेज निकालूंगा उसमें से। तो एक जो रे है उसको मैं डायरेक्टली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करूंगा। तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास होगा भैया? एफ। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास होगा? एफ। एफ में से पास होगा। चलो किया। दूसरा वाला है ना, मैं सी में से पास कर रहा हूँ, सी में से। तो वो रिफ्लेक्शन होने के बाद कहाँ से पास होगा? सी। वो रिफ्लेक्शन होने के बाद सी में से ही पास होगा, वापस से सी में से ही जाएगा। तो उसका तो पाथ रिवर्ट हो जाएगा। चलो ये पता चला आपको। यस। और तीसरा जो है ना वो मैं पी में पास कर रहा हूँ, पी में इंसिडेंट करा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट। यस और नो? अरे हाँ तो बोल दो। हाँ सर, हाँ सर। तो ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्टेड रे, बट रिफ्लेक्शन शुड बी सच अ मैनर दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम ही रहेगा। तो है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा भैया हमको? इमेज। ठीक है। ए डैश मिलेगा। चलो ये पता चला। अब मुझे यस। बी के लिए भी, पॉइंट बी के लिए भी ये सेम प्रोसीजर करना चाहिए, बट करने की जरूरत नहीं है। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्यू। बी कहाँ पे है? क्यू। हाँ, बी कहाँ? क्यू के पहले। तो बी है प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो बी का जो इमेज होगा वो कहाँ पे होगा? प्रिंसिपल एक्सिस। वो भी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होगा। तो खत्म बात। अगर बी का इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रखना है आपको, तो फिर एक काम करो, ए में से है ना, हम ए में से प्रिंसिपल एक्सिस पे एक नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ए में से प्रिंसिपल एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो वो जहाँ पे, वो प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा बी डैश हो जाएगा, वो हमारा बी डैश हो जाएगा। तो हमको ये हमने ट्रिक लगाया एक्चुअली। जैसे हमने ए के लिए 3 रेज को रिफ्लेक्ट किया था और पॉइंट ऑफ मीटिंग को ए डैश बोला था, ऐसा ही काम बी के लिए भी करना था, बट हम बच गए। हमको इजी रहा। क्यों? बिकॉज बी जो है ना वो प्रिंसिपल एक्सिस पे है, तो बी का इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही फॉर्म होना चाहिए। तो वो हमको पता था। तो फिर मैंने ट्रिक क्या लगाया? ट्रिक ये लगाया कि मैंने है ना ए में से प्रिंसिपल एक्सिस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, और वो जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा बी डैश है। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? यस सर।
चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब मैं है ना एक काम कर रहा हूँ। लुक एट दिस पॉइंट क्यू को देखो, और पॉइंट क्यू से है ना मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ नीचे की साइड, और इसको मैं पी डैश अज्यूम कर, ये जो पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है उसको पी डैश अज्यूम कर रहा हूँ। बट ये जो पी डैश है ना, पी डैश इज टेंड्स टू जीरो, बिकॉज हमने पैरेक्सियल रेस को ध्यान में रखा हुआ है। तो पैरेक्सियल रेस को अगर ध्यान में रखा हुआ है तो ये जो डिस्टेंस होगा वो बहुत माइनर होगा, हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, हम उसको ये पी डैश को निगलेक्ट कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर इसको निगलेक्ट कर देंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। कंसीडर अ ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्राइंगल क्यू पी डैश एफ। चलो, ये दोनों ट्राइंगल, एक तो ये देखा आपने ए डैश बी डैश एफ देखा, ये ट्राइंगल, यस सर। आप बोलो। हाँ सर। और दूसरा ट्राइंगल मैंने कौन सा बोला? एफ, क्यू एफ पी डैश और क्यू पी डैश एफ, देखा आपने? यस सर। यहाँ पे अगर एंगल मैं अल्फा अज्यूम कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? वो भी अल्फा ही होना चाहिए। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड का टेन अल्फा इज इक्वल टू मुझे क्या लिखना चाहिए? ए बी डैश अपॉन बी डैश सर। ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश एफ, कैन आई से दिस? यस सर। ओके, एंड राइट साइड का टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? यू पी डैश अपॉन एफ पी डैश। क्यू पी डैश अपॉन एफ पी डैश। That's why A dash B dash upon B dash F is equals to, ये QP डैश जो है ना, क्या उसको मैं ए बी बोल सकता हूँ? यस सर। एंड एफ पी डैश को मैं एफ पी बोल सकता हूँ? यस सर। एफ पी डैश, हाँ बराबर। एफ पी डैश को मैं एफ पी बोल सकता हूँ ना, बिकॉज ये पी डैश तो हाँ सर। और ये QP डैश इक्वल्स टू ए बी, पता चला आपको? ये रेक्टेंगल हुआ आपका, देखो ये रहा। तो ये QP डैश को मैं ए बी बोल सकता हूँ? यस सर। यस। ओके फाइन। चलो मुझे ये बताओ कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये कितना होगा? ये वाला डिस्टेंस सी से शुरू करके, सी से शुरू करके सी का डिस्टेंस क्या होगा? सी आर आर। चलो, ये कितना होगा ये डिस्टेंस? बीपी। हाँ, वो बीपी है, बट उसको हम क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सिंबल जो है ना वो यू है। और मुझे ये बताओ कि ये जो डिस्टेंस होगा, वी। तो ये वाला कितना होगा? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को वी बोलता हूँ, इमेज डिस्टेंस को वी बोल देता हूँ, चलेगा? यस सर। और ये एफ से शुरू करके पी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? एफ। दैट इज अ एफ। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। ओके, अब हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू, कैन आई से बी डैश एफ अपॉन एफ पी। चलो, ये आपको समझ में आया यहाँ तक? यस सर। चलो, अब है ना ट्राइंगल फ्रॉम ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। चलो, ये ए बी पी देखा आपने, ए बी पी ट्राइंगल को, यहाँ पे ए डैश बी डैश पी डैश देखा, ए डैश बी डैश पी डैश। तो यहाँ पे जो एंगल होगा थीटा, वही एंगल यहाँ पे होगा। तो अब ये टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? ऊपर का टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा फ्रॉम द ट्राइंगल ए बी पी? ए बी अपॉन पी बी। ए बी अपॉन पी बी, वेरी गुड। और नीचे का टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा?
A dash B dash upon B dash P. A dash B dash upon B dash P. Is that clear, friends? Yes, sir. तो अब मुझे ये बताओ कि A dash B dash upon A B इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा? PB upon B dash P. अरे B dash P upon P भी आएगा ना? A dash B dash upon A B तो B dash P upon P भी आएगा. हाँ हाँ. Is that clear, friends? Yes, sir. अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही है. देखो इक्वेशन 1 एंड 2 में लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही है. आगे ना? अरे हाँ हाँ सर. बोलो. हाँ सर. तो राइट साइड को कंपेयर कर सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2. तो ये राइट साइड को कंपेयर कर देते हैं. तो बी डैश एफ अपॉन एफ पी इज इक्वल्स टू बी डैश पी अपॉन पी बी. अब मैं ये जो बी डैश एफ है, जो बी डैश एफ है, इन प्लेस ऑफ बी डैश एफ कैन आई राइट बी डैश पी माइनस पी एफ और एफ पी. Yes, sir. ये बी डैश एफ जो क्या है, ऊपर बी डैश एफ है, बट ये जो बी डैश एफ जो डिस्टेंस है, तो मैंने क्या किया, बी डैश से पी तक मैं गया और फिर उसमें से पी एफ मैंने सबट्रैक्ट कर दिया. चलेगा? Yes, sir. एफ है जो, तो बी डैश से पी तक गया और पी एफ को निकाल दिया उसमें से, तो बी डैश ऐसे हो जाएगा इज इक्वल्स टू बी डैश पी अपॉन पी बी. अब मुझे सोच के बताओ कि बी डैश पी क्या है. बी डैश पी के बदले में क्या लिख सकता हूँ? बी डैश से पी तक ये डिस्टेंस कितना होगा? V. ये कितना है देखो तो भैया. V. अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना. अगर आपको ऐसा बताया है कि ऑब्जेक्ट है ना 50 मीटर पे है, तो u इज इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे? सपोज कि आपको ऐसा दिया हुआ है कि भाई ये कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट 50 मीटर पे रखा हुआ है, तो आप u इज इक्वल्स टू क्या लोगे? 50. अच्छा नंबर 1 मेरी बात ध्यान से सुन लेना. ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल. -50. कोई भी डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको पोल से स्टार्ट करना है. नंबर 1. नंबर 2, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के जो डिस्टेंस है उसको पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर करना है. एंड नंबर 3, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के जो हाइट है उसको पॉजिटिव, नीचे के हाइट को आपको नेगेटिव कंसीडर करना है. अब मुझे बताओ यू क्या लिखना चाहिए मुझे? -50. Minus. -50. तो अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन यू शुड बी टेकन -50. यस और नो फ्रेंड्स? ना इसे यू इटसेल्फ इज अ नेगेटिव. आगे ना? Yes. हाँ सर. वी भी है ना, वी के बारे में वैसे तो वी क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? वो तो पॉजिटिव. अरे कैसे Negative. पॉजिटिव? आपको पी से Negative. स्टार्ट करना है, तो पी से वी तक जाओगे आप इमेज तक, तो लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हो या राइट साइड जा रहे हो आप? तो पर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं थी ना, नीचे अरे हाइट मैं- तो नेगेटिव. अरे क्या, मैं वी की बात कर रहा हूँ. वी अगर देखो मुझे ये बताओ कि अगर इमेज ये 40 डिस्टेंस पे फॉर्म हो रहा है, तो वी इक्वल्स टू +40 लिखोगे या -40 लिखोगे आप? मुझे ये बताओ. v इज इक्वल्स टू +40 लिखोगे या -40 लिखोगे? माइनस. तो फिर मुझे v इटसेल्फ नेगेटिव लिखना चाहिए. यस और नो? हाँ सर. मुझे ये बताओ कि r शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, r या f? r नेगेटिव. f के बारे में सोचो, f नेगेटिव नेगेटिव. अब यहाँ पे सारे ट्रेगोनोमेट्रिक डिस्टेंस है. ट्रेगोनोमेट्रिक डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता. ट्रेगोनोमेट्री है ये, ट्रेगोनोमेट्री है तो उसमें तो कोई डिस्टेंस, वो तो लेंथ ऑफ द साइड है, साइड का लेंथ है, तो वो तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता. तो मुझे ये बताओ ये जो बी डैश पी है, बी डैश पी, उसके बदले मुझे क्या लिखना चाहिए? तो आप बोल रहे हो सर बी डैश पी के बदले मुझे वी लिखना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा. क्यों गलत हो जाएगा? बिकॉज वी का वैल्यू सपोज के -40 है, तो क्या बी डैश पी आपका -40 हो सकता है? नहीं सर. तो एक काम हम कर सकते हैं, बी डैश पी के बदले मुझे क्या लिखना चाहिए? अगर वी खुद नेगेटिव है तो माइनस वी क्या, -V. माइनस वी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. तो अब माइनस वी को हम ट्रेगोनोमेट्रिक डिस्टेंस के साथ कंपेयर कर सकते हैं, माइनस वी को ट्रेगोनोमेट्रिक डिस्टेंस के साथ कंपेयर कर सकते हैं. क्या ये पता चला आपको? यस सर. तो बी डैश भैया ये पता चला कि बी डैश पी जो है ना वो वी नहीं है, माइनस वी है. देखो फ्रेंड्स, आ दुनिया બહુ ખરાબ છે. તો તમે હજી નાના છો
આ દુનિયા બહુ ખરાબ છે. પછી ક્યારેક વાત કરીશું. ના કરું દો, આજે વાત કરી દો. જો તમને આજે ખરેખર વાત કરી દો. દુનિયા બહુ ખરાબ છે મિત્રો. લોકોને એવું લાગે કે મેં નેગેટિવ કર્યું છે. લોકોને એવું લાગે છે કે મેં આ વીમાં આગળ નેગેટિવ કર્યું છે, પણ દિલમાં જ ખબર છે કે નેગેટિવ નહીં પણ પોઝિટિવ પોઝિટિવ. કર્યું છે. મિત્રો આ દુનિયા બહુ ખરાબ છે. લોકોને એવું લાગશે કે નેગેટિવ કર્યું છે, પણ દિલમાં જ ખબર છે કે નેગેટિવ નહીં પોઝિટિવ કર્યું છે. V itself is a negative, but minus V becomes a positive, and because of that I can compare it with the trigonometric distance. Is that clear to you, friends? યસ સર. Yes, sir. થશે જીવનમાં ક્યારેક આવું. Similarly, FP should be taken same way. FP should be taken માઇનસ એફ. minus F, and similarly PB should be taken માઇનસ યુ. minus U. Now putting all these values, साइन कन्वेंशनल, तो यहाँ पे बी डैश पी के बदले माइनस वी आएगा, एफ पी के बदले माइनस प्लस एफ, तो ये माइनस माइनस प्लस एफ हो जाएगा, अपॉन एफ पी के बदले वापस से बात किया माइनस एफ. बी डैश पी इज अ माइनस वी, बी डैश पी या इज अ माइनस वी, एंड पी बी इज अ माइनस यू. तो फ्रेंड्स ये जो नेगेटिव राइट साइड का तो कैंसिल हो जाएगा, बट लेफ्ट हैंड साइड में अगर इसको नेगेटिव को निकालना है आपको, तो इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ v माइनस एफ अपॉन एफ कर दूँ, चलेगा फ्रेंड्स? ऊपर नीचे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल्स टू v बाई. चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया? हाँ, यस sir. सर. अब मैं है ना अब एक काम करते हैं, ये v बाई एफ माइनस वन इज इक्वल्स टू v बाई यू. चलो, मैंने है ना ये लेफ्ट हैंड साइड के टर्म्स को मैंने एफ से पर्सनली डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर को दोनों टर्म्स को पर्सनली डिवाइड किया, चलेगा? यस सर. अब एक काम करो, पूरे इक्वेशन को v से डिवाइड करो, v से डिवाइड करो पूरे इक्वेशन को. तो पहले टर्म को v से डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन एफ बचेगा, दूसरे टर्म को v से डिवाइड करो तो 1 अपॉन v बचेगा, और तीसरे टर्म को v से डिवाइड करो तो 1 अपॉन u बचेगा. तो क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर. तो अब जाके पता चला कि ये हो जाएगा अपना 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ. सो दैट इज योर मिरर फॉर्मूला. तो क्या ये समझ में आया फ्रेंड्स आपको पूरा थ्योरी? यस सर. हाँ, sir. इज इट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. कन्वेंशनल का यूज कैसे हुआ पता चला फ्रेंड्स? हाँ सर. तो फ्रेंड्स कभी भी आप अगर सोचोगे ये नेगेटिव कैसे आया, तो आपको फिलोसॉफी याद करना है कि भाई દુનિયા બહુ ખરાબ છે, લોકોને એવું લાગે કે નેગેટિવ કર્યું, પણ ખરેખર દિલમાં જ ખબર છે કે નેગેટિવ નહીં, પોઝિટિવ કરી. પોઝિટિવ કર્યું છે. ઇઝ ધેટ ક્લિયર ટુ યુ ફ્રેન્ડ્સ? યસ સર. So this is the sign conventional, and that is a mirror formula. This is not in your Gujarat board content. Maybe it is not. It is also not in the CBSE. वो CBSE वालों देख लेना, मैंने आपको सेंड किया हुआ है. CBSE में शायद नहीं है, ये फॉर्मुलेशंस नहीं है, इक्वेशन ही याद रखना है. बट ये इक्वेशन को आपको याद रखना है. अब जब भी हम हाँ सर, सिर्फ इक्वेशन याद रखना. हाँ, सीधी सिर्फ सी. इक्वेशन ही है, आपके कंटेंट में भी ऐसा ही है. मोस्टली सब दोनों में सेम ही, दोनों में कैंसल्ड पार्ट सेम ही है. तो फ्रेंड्स अब whenever you are solving the question numerical or MCQ corresponding to the reflection, you have to apply this formula 1 upon u plus 1 upon v is equals to 1 upon f. Is that clear to you? तो आपको ये फॉर्मूला ऑलवेज अप्लाई करना है. अब इसी थ्योरी में हम लेटरल मैग्निफिकेशन भी प्रूव कर देते हैं यहाँ पे ही. तो ये थ्योरी सब लोगों के सिलेबस में है कि लेटरल मैग्निफिकेशन कट नहीं किया हुआ है, वो कैंसिल नहीं किया हुआ है. तो लेटरल मैग्निफिकेशन का थ्योरी आपके सिलेबस में है, वो कैंसल नहीं है. तो फ्रेंड्स, व्हाट इज द लेटरल मैग्निफिकेशन?
तो लेटरल मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन ऐसा है कि द रेशियो ऑफ इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट is defined as a lateral magnification. The ratio of image height and object height is defined as a lateral magnification. So friends, the question is derive the formula what is lateral magnification and derive the formula of the lateral magnification. सो लेटरल मैग्निफिकेशन को अगर m बोलते हैं तो अ रेशियो ऑफ इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, तो ये जो इमेज हाइट है और ये जो ऑब्जेक्ट हाइट है उसका जो रेशियो है उसको ही लेटरल मैग्निफिकेशन बोलते हैं. अब डायरेक्टली यहाँ पे आते हैं फ्रॉम द ट्राइंगल ए बी पी एंड ए डैश बी डैश बी डैश, तो वही मतलब ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन पी बी. यहाँ तक पहुँच गए फ्रेंड्स. ये वाला पार्ट एज इट Yes. आएगा, ये वाला पार्ट एज इट इज आएगा. ओके, अब मुझे जरा हाँ बोलो. लेटरल मैग्निफिकेशन में कन्वेंशन लेओ ना, साइन कन्वेंशन. हाँ लेने का ही है. बट ये एच आई अपॉन एच ओ विल बी रिमेन्स द सेम. ये एच आई अपॉन एच ओ विल बी रिमेन्स द सेम. लेटरल मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ, दैट इज कॉल्ड द लेटरल मैग्निफिकेशन. अब बताओ मुझे वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू मुझे क्या लेना चाहिए. बोलो ए डैश बी डैश इक्वल्स टू क्या लेना चाहिए मुझे. माइनस नहीं, एच वी माइनस एच आई. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स. देखो एच आई इट सेल्फ इज अ नेगेटिव बिकॉज ये जो है ना वो इमेज नीचे की तरफ फॉर्म हो रहा है, तो इमेज हाइट जो है ना वो आपको नेगेटिव लेना है. तो एच आई इट सेल्फ इज अ नेगेटिव. एच आई इट सेल्फ इज अ नेगेटिव. तो ट्राइगोनोमेट्रिक डिस्टेंस तो नेगेटिव हो ही नहीं नेगेटिव हो ही नहीं सकता. तो वापस से वही लॉजिक कि भाई अगर एच आई खुद नेगेटिव है तो माइनस एच आई पॉजिटिव हो जाएगा. अब उसको आप एडीएस बीडीएस अब उसको आप एडीएस बीडीएस के साथ कंपेयर कर सकते हो. तो वो किया मैंने. चलो अब मुझे ये बताओ कि ए बी मुझे क्या लिखना चाहिए. ए बी एच वी एच ओ ऑब्जेक्ट हाइट वो तो पॉजिटिव रहेगा. क्यों? बिकॉज वो तो ऊपर की साइड ही है. चलो मुझे ये बताओ कि बी डैश पी क्या लिखना चाहिए मुझे. माइनस वी माइनस वी. देखो यहाँ पे वी इट सेल्फ नेगेटिव तो माइनस वी पॉजिटिव. एंड पी बी क्या लिखना चाहिए मुझे. माइनस यू. पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज ए डैश बी डैश के बदले माइनस एच आई, ए बी के बदले मैं लिखूंगा एच ओ, पी के बदले माइनस वी एंड पी बी के बदले माइनस यू. तो ये नेगेटिव नेगेटिव तो कैंसिल हो जाएगा. ये दोनों तो नेगेटिव हो निकल जाएगा. ये दोनों कैंसिल. अब तो फिर एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू क्या बचेगा. एक नेगेटिव तो बचेगा ना. एक नेगेटिव तो बचेगा. तो ये वाला नेगेटिव तो माइनस वी बाई यू. सो फ्रेंड्स ये जो थ्योरी है वो दैट इज द ओनली थ्योरी. एक मात्र थ्योरी ऐसी है रिफ्लेक्शन के अंदर जो आपको लर्न बाय हार्ट करना है. बाकी सारे थ्योरीज आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए है. ये एक मात्र थ्योरी है जिसको आपको रिफ्लेक्शन के अंदर लर्न बाय हार्ट करना. क्या ये समझ में आया फ्रेंड्स. सर એટલે लिटरल मैग्निफिकेशन ऑलवेज नेगेटिव જ આવશે. नहीं भैया, क्यों लेटरल मैग्निफिकेशन क्यों ऐसा बोल रहे हो नेगेटिव आएगा. बहुत એટલે क्वेश्चन आपने पूछा. कॉन्केव માટે बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि क्या लेटरल मैग्निफिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा. ओके चलो मैं आपको बताऊं. देखो ये जो u होता है ना, u वो तो ऑलवेज नेगेटिव ही होता है. u इटसेल्फ इज अ नेगेटिव. u is always negative because we are always putting the object in front of the mirror. तो u तो always negative ही होगा. Is that clear friends? But Yes. हमारा जो इमेज डिस्टेंस है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. और वो कब नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा उसका पूरा लिस्ट है मेरे पास. मैं आपको वो दूंगा कि भाई ऑब्जेक्ट आपको पता होगा
कि अगर ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकल पॉइंट के बीच में रखते हैं तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा। वो सब अलग अलग केसेस है, उसका पूरा लिस्ट है मेरे पास, मैं आपको दूंगा। बट वी कैन बी पॉजिटिव, वी नेगेटिव और वी पॉजिटिव। तो सपोज केस 1, अगर आपका वी पॉजिटिव है, वी पॉजिटिव का मतलब इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? मिरर के पीछे की साइड के मिरर के फ्रंट साइड? पीछे साइड। बोलो वी पॉजिटिव तो मतलब मिरर के फ्रंट साइड इमेज फॉर्म होगा या पीछे की साइड होगा? पीछे की पीछे। साइड होगा। पीछे की साइड। तो अब एक काम करो, यहाँ पे वी पॉजिटिव ले लो, ये जो m इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू है, ये m इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू है, यहाँ पे v पॉजिटिव ले लो। और u का वैल्यू जब आप पुट करोगे, व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ द u इट विल बी नेगेटिव। तो ऊपर एक नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा आपका? पॉजिटिव। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि इफ m इज पॉजिटिव, देखो मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि m इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, और u तो नेगेटिव ही होता है। तो जब भी आप u का वैल्यू पुट करोगे, व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ u, तो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। बट v अगर पॉजिटिव है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मिलेगा, और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मिला तो इसका मतलब कि इमेज जो है ना वो मिरर के पीछे की साइड, तो पीछे की साइड का मतलब क्या हुआ? इमेज आपका कैसा होगा? वर्चुअल। वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो आपको ये पता चल गया कि अगर आपका मैग्निफिकेशन अगर फाइंड करते हो और वो अगर पॉजिटिव मिलता है तो आपका इमेज कैसा होगा? कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड सिमिलरली केस नंबर 2, अगर आपका v नेगेटिव है तो v नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि इमेज जो है ना वो आपका मिरर के फ्रंट साइड है, मिरर के फ्रंट साइड है, उसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली रे जो रिफ्लेक्शन करने के बाद मिलेंगे, एक्चुअली मिलेंगे। तो v नेगेटिव, तो अगर इसका v नेगेटिव है और यहाँ पे प्लेस करते हो आप, तो आपका m भी नेगेटिव आ जाएगा। तो m नेगेटिव, सही बात है m नेगेटिव, बट इस केस में आपका इमेज कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। तो चलो अब आपको पता चला कि मैग्निफिकेशन के द्वारा इमेज कैसा है वो कैसे पता चलेगा आपको। तो सिंपल कंक्लूजन कि अगर आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो आपका इमेज जो है वो रियल एंड अगर आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मिला तो आपका इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, और अगर आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव मिलता है तो आपका इमेज रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगा। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? यस सर। मैं आपको और एक चीज बता दूं यहाँ पे कि कॉनकेव मिरर के अंदर दोनों पॉसिबल है। कॉनकेव मिरर के द्वारा वर्चुअल इमेज भी पॉसिबल है, रियल इमेज भी पॉसिबल है, बट कॉन्वेक्स मिरर का इमेज ऑलवेज वर्चुअल ही होता है। कॉन्वेक्स मिरर का इमेज ऑलवेज वर्चुअल ही होता है, वो कभी रियल हो ही नहीं सकता। ओके फ्रेंड्स? ओके सर। तो फ्रेंड्स, तो पूरा रिफ्लेक्शन का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया, रिफ्लेक्शन पूरा खत्म यहाँ पे। बट आपको करने के लिए एक ही क्वेश्चन यहाँ पे प्रिपेयर करना है, और वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14 is the only question you need to prepare as a exam point of view. Otherwise 1 to 13 क्वेश्चन को आपको समझना है, उसको सोचना है। यहाँ पे हमारा जो रिफ्लेक्शन पार्ट है वो खत्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स पढ़ाऊंगा। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए रिफ्लेक्शन के बहुत सारे पास्ट में क्वेश्चन पूछे हुए हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो खत्म करने के बाद हम रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। मैंने पेपर आज एक पेपर सेंड किया हुआ है चैप्टर नंबर 8 का, सो प्लीज डू प्रिपेयर चैप्टर नंबर 8 and give the exams and send the paper by tomorrow night.